साल था 1910। गुजरात के किसान भूख से मर रहे थे और ब्रिटिश सरकार उन पर अत्याचार कर रही थी। लेकिन क्यों और कैसे इन किसानों के आंसुओं ने दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल डेयरी कंपनी अमूल को जन्म दिया, आइए बताता हूँ। हाँ बोलो, क्या देगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तवा पुलाव, सब आइटम है असली बटर के साथ। अमूल The बटर। Satyagrahis on the outskirts of the village. Through heat and dust, Gandhi and his followers entered the village. वहीं 1970 के दशक में भारत आत्मनिर्भर हो चुका था। ये हमारे हाथ से निकल गया। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है, हिंदुस्तानी जहां शांति कुमार मुरारजी ने उनका स्वागत Will be decided by the victory of the British Empire. इस कहानी की शुरुआत होती है 1940 से, जब भारत में पॉल्सन नाम का बटर बहुत पॉपुलर था। ये पॉल्सन कंपनी का ही था। इस कंपनी को 13 साल की उम्र में ही पेस्टोंजी एडुल्जी द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी दुकान में कॉफी ग्राइंडिंग के बिजनेस से की थी। साल 1888 में, साल 1900 में उन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी। पहले एडुल्जी का निकनेम पॉली था, जिसे बदलकर उन्होंने पॉल्सन रख लिया था, क्योंकि ज्यादातर ग्राहक ब्रिटिश ही आते थे और यही नाम उन्होंने अपनी कंपनी का भी रख दिया। पहले पॉल्सन कंपनी की कॉफी बहुत फेमस थी, लेकिन उनका बटर इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं था। मगर फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। साल 1910 में कहीं से एडुल्जी को पता चला कि ब्रिटिश आर्मी को बटर की सप्लाई में बहुत समस्याएं हो रही है, और क्योंकि वे एक बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया। उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में एक डेयरी सेटअप की और फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 1। उस समय एडुल्जी ने बहुत पैसे कमाए ब्रिटिश आर्मी को बटर बेचकर। जहां एडुल्जी पैसे कमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के लोग बड़े दुखी थे, क्योंकि उन्हें उनके दूध के बदले बहुत कम पैसे मिल रहे थे, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। और इसी वजह से उस समय वह भुखमरी फैली हुई थी, और ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने टैक्स भी बढ़ा दिया था, और जो टैक्स नहीं देता था, सरकार उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती थी। इसीलिए गांधी जी और सरदार पटेल ने साल 1918 में वह सत्याग्रह चलाया, जो 3 महीने चला और सफल रहा, जिससे ब्रिटिश सरकार ने 2 साल के लिए टैक्स को हटा दिया और सारी जब्त की गई प्रॉपर्टीज को वापस दे दिया। मगर असली समस्या यही थी कि उन्हें बहुत कम पैसे मिल रहे थे, और दूसरी तरफ पॉल्सन कंपनी का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें फिर से पॉल्सन ने खूब पैसा कमाया, और 1939 से 1945 तक आते आते इसने 3 मिलियन पाउंड्स बटर प्रोड्यूस कर लिया था। अब 1945 में ही मुंबई की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम था बम्बई मिल्क स्कीम। पहले बम्बई ऐसा दिखता था, जिसमें गुजरात भी शामिल था। इस स्कीम में दूध को खेड़ा से बम्बई तक लाना पड़ता था, जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी थी, और इसको लाने का कॉन्ट्रैक्ट पॉल्सन कंपनी को मिलता है, जिससे पॉल्सन कंपनी का मुनाफा और बढ़ गया। लेकिन डेयरी किसानों को अभी भी फिक्स्ड प्राइस पर ही दूध बेचना पड़ रहा था, जिससे गुजरात के किसानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है त्रिभुवन दास पटेल जी की। ये गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में भाग ले चुके थे और जेल भी गए थे। गुजरात के किसानों की यह हालत देखकर वे खुद इन किसानों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास ले गए थे इसके समाधान के लिए, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि गुजरात के किसानों को एकजुट होना होगा और अपना दूध उन्हें सीधे सरकार को बेचना होगा, तभी यह समस्या सुलझेगी। जिस पर किसानों ने कहा कि क्या होगा अगर सरकार उनसे दूध नहीं खरीदेगी, तब वे क्या करेंगे। जिसके बाद पटेल जी बोले कि तब तुम मिल्क स्ट्राइक पर चले जाना और दूध बेचना ही बंद कर देना। कुछ नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा कुछ बड़ा करने के लिए, और इस क्रांति के लिए पटेल जी ने अपने डिप्टी मोरारजी देसाई को खेड़ा जिले में भेजा। ऐसे शुरुआत होती है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की। ये यूनियन अभी सिर्फ खेड़ा जिले के किसानों की ही थी। इस यूनियन को बनाने के बाद किसान ब्रिटिशर्स के पास गए ये कहने के लिए कि दूध सीधे हमसे खरीदो, मगर सरकार इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद किसान मिल्क स्ट्राइक पर चले जाते हैं और दूध बेचना बंद कर देते हैं, जिससे बम्बई मिल्क स्कीम बिल्कुल ठप पड़ जाती है। इस स्ट्राइक के 15 दिन बाद बम्बई मिल्क स्कीम के मिल्क कमिश्नर जाते हैं इस यूनियन के पास और उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये किसानों के लिए जीत की पहली झलक थी। त्रिभुवन दास ने तय किया कि ये यूनियन सबके लिए समान होगा, इसमें कोई जाति, धर्म, रंग आदि से भेदभाव नहीं होगा, और इसमें एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें बॉटम लेवल पर होंगे गांव की डेयरी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें आज 18,600 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और 3.64 मिलियन किसान इस सोसाइटी का हिस्सा है। और इसके ऊपर होंगे मेंबर यूनियन, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 18 यूनियन मेंबर्स है, और टॉप पर होंगे स्टेट फेडरेशन इन यूनियन मेंबर्स की। इस यूनियन से सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि बम्बई मिल्क स्कीम को भी फायदा हो रहा था, क्योंकि अब किसान पोल्सन से काफी कम कीमत पर दूध दे रहे थे। समय के साथ यह यूनियन बढ़ता गया और 1948 के अंत तक 432 किसान इसका हिस्सा बन चुके थे, और हर रोज 5000 लीटर दूध का उत्पादन होने लगा था। अब एंट्री होती है वर्गीज कुरियन की, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। उस समय इन्होंने लोयोला कॉलेज से फिजिक्स में और चेन्नई की गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी। इन्होंने सरकारी स्कॉलरशिप से पढ़ाई की थी, जिस कारण सरकार ने इन्हें मई 1949 को डेयरी डिवीजन का अधिकारी बना दिया और इन्हें आनंद शहर में सरकार की एक बटर बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया गया 350 रुपए की सैलरी पर। इनकी स्थिति बिल्कुल सचिव जी जैसी थी। वे यहाँ से जल्दी
से जल्दी इस बॉन्ड को खत्म करके निकलना चाहते थे। ये जिस बिल्डिंग में काम कर रहे थे वो यूनियन और सरकार दोनों की साझा बिल्डिंग थी और एक दिन ये त्रिभुवन दास से मिलते हैं, जहाँ वे त्रिभुवन दास जी के जज्बे को देखकर बहुत प्रेरित हो गए थे, जिससे बॉन्ड खत्म होने के बाद भी कुरियन वही रह गए और फिर 1950 में उन्हें एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ को ऑपरेटिव बना दिया जाता है। 1953 तक आते आते इतना दूध प्रोड्यूस होने लगा था कि बम्बई मिल्क स्कीम छोटी पड़ गई और जो एक्स्ट्रा दूध बच गया उसे इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उससे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाए। और ऐसे 21 अक्टूबर 1955 को खेड़ा यूनियन का पहला मिल्क पाउडर प्लांट शुरू किया गया। उस समय ये एशिया का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट था, जिसमें 1 लाख लीटर दूध हर दिन प्रोसेस करने की क्षमता थी। यही दुनिया का पहला प्लांट था जो बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाता है। अब 1956 में लैब में काम कर रहे एक आदमी ने नाम सुझाया अमूल, जिसे फाइनल किया गया। इस नाम के पीछे 2 कारण थे। पहला कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड से अमूल बनता है और दूसरा यह नाम संस्कृत के शब्द अमूल्य से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनमोल या बहुमूल्य। अब सब कुछ होने के बाद अमूल ने बाजार में अमूल बटर को लॉन्च किया, जो पोल्सन के बटर के सामने आया। मगर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया। अमूल का बटर पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि लोगों को पोल्सन बटर ज्यादा पसंद था। इसका कारण यह था कि पोल्सन अपने बटर में नमक मिलाता था, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी और इसमें एक नमकीन स्वाद भी आता था। साथ ही ये गाय के दूध से बनता था, जिससे इसका रंग हल्का पीला होता था। लेकिन अमूल का बटर साधारण था और ये कच्चा दिखता था, इसलिए मार्केट में पॉपुलर होने के लिए अमूल ने भी अपने बटर में नमक मिलाया और इसे पीला रंग दिया। ये स्ट्रैटेजी काम कर गई और अमूल का बटर पोल्सन के बटर से ज्यादा पॉपुलर होने लगा। अब एंट्री होती है अमूल गर्ल की, जिसे साल 1966 में सिल्वेस्टर द कुन्हा द्वारा बनाया गया था। ये भी एक तरह से पोल्सन की बटर गर्ल की कॉपी ही थी। अमूल की सफलता से पोल्सन कंपनी लगभग बंद हो गई और आज ये कंपनी इको फ्रेंडली लेदर केमिकल्स बनाती है। इसके बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री इस यूनियन में पहुंचे और 1965 में आनंद में ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB बनाया गया। इसके तहत 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जहां पहले 1950 से 1960 में भारत को मिल्क पाउडर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। वहीं 1970 के दशक में भारत आत्मनिर्भर हो चुका था। 1998 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। क्या आपको पता है कि इस कंपनी को आज तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किया गया, क्योंकि यह कंपनी सिर्फ किसानों की है और इसकी कमाई का 80 से 90% मुनाफा आज भी किसानों को ही जाता है। उनकी सफलता का राज ये भी था कि अमूल समय के साथ खुद को अपग्रेड करता रहा और नई तकनीक को अपनाता रहा। इस पर एक फिल्म भी आई है मंथन के नाम से, जो अब YouTube पर उपलब्ध है। तो सुबह के दूध के पैसे शाम को और शाम के दूध के पैसे सुबह मिल जाएंगे। दूध सीधे सरकारी डेयरी पहुंचाया जाएगा। सरकारी डेयरी यहाँ से 40 मील दूर से। तो यह थी अमूल की बैक स्टोरी। उम्मीद है कि यह वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी।